जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तीन बड़े एरियाज़ के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट बेसिकली हकूक़ के प्रोटेस्ट हैं, राइट्स के प्रोटेस्ट हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको कवर नहीं करता। अगर मैं चला जाऊँ, वैसे तो प्रोटेस्ट गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रहे हैं और प्रोटेस्ट इस वक्त वाना में भी हो रहे हैं, साउथ वज़ीरिस्तान में भी हो रहे हैं, उन इलाकों में जहाँ पे जिनको हम माजी में फाटा कहते थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया कहते थे, और जिसको पाकिस्तान ने स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए उनका जो स्टेटस था वो चेंज करके उनको खैबर पख्तूनख्वा सूबे में ज़म कर लिया था। अब जनूबी वज़ीरिस्तान जो है, उधर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे पेरिफेरल एरियाज़ हैं, ये वो सेंटर नहीं है। सेंटर को हम ज़ाहिर बात है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये थोड़ा सेंटर की वैल्यू है, मीडिया इसको अहमियत देता है, लेकिन लार्जली मीडिया जो है वो जो पेरिफेरी होती है उसको इग्नोर करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जनूबी वज़ीरिस्तान का आप देखें, जो वाना के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्द दोबारा आ गए हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, अमन-ओ-अमान की ख़राबी है, सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और लोग जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और बाकी जो हैं, वो आज चौथा दिन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने सड़कें भी बंद की हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, डीए खान को जाने वाली सड़कें जो हैं वो भी बंद कर देंगे। और इसमें जिसे कह लें कि सूबे के जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। अब ज़ाहिर बात है, इन लोगों का मकसद ये है इस प्रोटेस्ट का जो खैबर पख्तूनख्वा में, वो ये है कि भाई ये जो दहशतगर्दी दोबारा आ गई है इसको कैसे निपटना है। रियासत जो है वो कहाँ खड़ी हुई है, वो ये सफ़ेद झंडे लेके मुख्तलिफ बैनर्स उठा के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं टीटीपी वाले, वो कॉल्स करते हैं, वो भत्ता माँगते हैं, भत्ताखोरी करते हैं और दहशतगर्दी का डर है, टारगेट किलिंग करते हैं। आप अगर उनको पैसा ना दें, तो लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हुकूमत तो ख़ामोश है, तो हमें बाहर आके ये इस तरह के सड़कों पे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। ये ज़ाहिर बात है, अगर आप इनके मुतालबात देखें, जो ख़ास तौर के खैबर पख्तूनख्वा में वाना के अंदर आप देखें, तो आपको पता चलेगा, वो कहते हैं जी कि हुकूमत अपनी जो सर्च ऑपरेशन करे, या फ़ौज को बुलाए, और पुलिस जो है उसके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। और दूसरा ये है कि जिसे आप कहते हैं कि फ़ौज की मौजूदगी ज़रूरी है वहाँ पे। वो कहते हैं रियासत अपनी जो स्टेट है वो रिट एस्टैब्लिश करे, वो नहीं है। कुछ लोग इन्होंने पकड़े हुए हैं स्टेट ने, वो कहते हैं उनको जो है वो रिहा किया जाए। सो ये और जो पुलिस और जो थाने हैं, चौकियाँ वग़ैरह हैं, वहाँ पे जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है उसको तैनात किया जाए, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लोकल भी हैं, मंशियात के हवाले से भी मसाइल रहते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है जिसे आप कहते हैं वो ये है कि भाई ये चीज़ें कैसे हल करनी है। जो दहशतगर्दी मुल्क के अंदर आ गई है, इसको कैसे देखना है। अब दूसरी तरफ आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और इन प्रोटेस्ट में डिफरेंट किस्म की जोग्राफ़ी से लोग और मज़हबी जो तबकों से लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ट्रेडर्स बॉडीज़ इसमें हिस्सा ले रही हैं, और इसमें जो आप समझ लें कि ट्रेडर्स ने भी सपोर्ट किया हुआ है, और लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि उनकी जो जो लैंड है, ठीक है जी, उसके ऊपर जो स्टेट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो मैसिव वो लैंड राइट्स ले रही है, टैक्सेशन लगा रही है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है। बेसिकली तो वो जो गिलगित बल्तिस्तान के आप लोगों से पूछें, तो वो कहते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो रिप्रेजेंटेशन ही कोई नहीं, हमारे फैसले तो वहाँ पे बैठ के एक आधा मिनिस्टर बैठ के कर देता है, या कोई फ़ौजी जनरल बैठा होता है, या कोई फ़ौज के लोग बैठे होते हैं, वो कर देते हैं, हमें तो पूछा ही नहीं जाता। अब जो जीबी जो गिलगित बल्तिस्तान के जो वो लोग हैं, वो प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वो समझते हैं कि वो कहते हैं हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही। अब गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद आके तो प्रोटेस्ट नहीं होता ना, इतने 100 किलोमीटर का सफ़र है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे। अब गिलगित बल्तिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो बड़ा एम्बिगुअस किस्म का है।
एक दफ़ा हुकूमत ने यहाँ पे एक स्केलेटन एस्टैब्लिश किया था कि एक वज़ीर आला होगा, एक गवर्नर होगा, लेकिन उनके पास मैसिव किस्म की या एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। सो अब गिलगित-बल्तिस्तान, अब जो कश्मीर वाले कहते हैं कि नहीं, आप जीबी को अलहदा सूबा नहीं बना सकते, ये हमारा हिस्सा है। और हम जीबी को एक अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसलिए नहीं देते, अगर हमने ये दे दिया तो पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू है उसकी वो वायलेशन हो जा उसको वो ज़ाहिर बात है धचका पहुंच सकता है। इंडिया उसको यूएन में लेके जाके कह सकता है कि भाई देखो इस इलाके को तो इन्होंने ये कर दिया। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो यू नो टू बी इन द फिक्स, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने आगे जाना पीछे जाना। और अगर आप इसमें जो गिलगित बल्तिस्तान है इसमें आप चले जाएँ तो आपको सबसे ज़्यादा जो गुस्सा, गम-ओ-गुस्सा आता है, वो तो यूथ के अंदर है, बच्चों के अंदर है। अब मैं बहुत सारे जीबी के बच्चों से मिला हूँ, स्टूडेंट से मिला हूँ, लड़के-लड़कियों से मिला हूँ, जो ये एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं भाई कि ये हमें जो है वो ऐसे जैसे घोड़ा रन कर रहा है। मतलब वो इस्लामाबाद से जो सियासतदान आते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं तो वो गिलगित-बल्तिस्तान आ जाते हैं, जब इलेक्शन नहीं होते तो वो वापस चले जाते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो उनके अपने राइट्स हैं। और जो स्टेट है वो सीपैक के नाम पे जो है वो कर रही है, राइट्स जो है वो ले रही है। सो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि हमें जैसे कहते हैं ना कि हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी पार्लियामेंट में नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी रीजन का वो जो वेग है, जैसे मैंने पहले कहा कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से जो प्रोविंशियल एक स्टेटस दिया था उसमें वो जान नहीं है। और दूसरा ये है कि वो समझ रहे हैं कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में हमारी जो लैंड है उसको हथिया लिया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट हर रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट लेके आएगी और हमारी लैंड जो है वो हमसे छीनी जाएगी। सो दिस इज़ वेयर द डिसमिस्ट्रस्ट इज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब सियासतदानों की कोई वो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से ये दे आर द वेरी वीकर साइड। अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर आप एक तरफ वो मौलवी टीटीपी वाले दहशतगर्दी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में लोग सड़कों पे इसलिए निकले हैं कि हमारे राइट्स नहीं है, हमसे स्टेट हमसे लैंड ग्रैब कर रही है। और बलूचिस्तान में थोड़े दिन पहले मैंने एक जो आपको गवादर में बताया था कि गवादर की क्या कंडीशन है, वहाँ पे हदैतुर रहमान साहब जो हैं उनको किस तरह क्या डिक्लेयर किया गया है कि वो भी दहशतगर्द हैं, सो एंड सो, और उनके लिए चैलेंजेस जो हैं वो किए गए। अब पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा मसला है वो तो ज़ाहिर बात है इस वक्त दहशतगर्दी के और यहाँ इकनॉमिक मसाइल हैं। अब पाकिस्तान में कल मैं देख रहा था कि तकरीबन आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के 16 उलमा जो हैं 16 जो मेजर उलमा हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने एक फ़तवा जारी किया है, एक रिलीजियस डिक्री जारी की है कि और उसमें इस्लामी रियासत जो है उसको हर शहरी को जहाद का हक नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेट का प्रेरोगेटिव है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और ये 14 सफ़हात पे मुश्तमिल एक फ़तवा जो है वो इस्लामी रियासत की इस्लामी आया है कि इस्लामी रियासत में इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रही है। क्योंकि इससे पहले ये भी कहा जाता है कि टीटीपी ने भी बहुत सारे उलमा से राय मांगी थी और उन्होंने ये कहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक और इस डायरेक्शन में चल पड़ी हैं कि और हमारे पास जो है वो चॉइसेस जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में कंस्ट्रेंट होती जाएँगी अगर मुआशरे ने, सोसाइटी ने, उलमा ने, बिज़नेस कम्युनिटी ने, वो जो कंसर्न्ड क्वार्टर्स होते हैं किसी भी मुआशरे के अंदर, वो उठ खड़े नहीं होते दहशतगर्दों के खिलाफ। वो उठ खड़े तभी होंगे जब उनको स्टेट का पता चलेगा कि स्टेट की क्या पोज़ीशन है। अब उलमा इससे पहले भी फ़तवे दे चुके हैं। उलमा इससे पहले भी बात, अब ये जो वाना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये तो अमन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो राइट्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये भी राइट्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो जो मुझे चीज़ नज़र आती है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट रीड्रॉ करने की ज़रूरत है। पर इस मुल्क में तकलीफ़ ये है कि लाहौर और कराची
اور اسلام آباد میں جو بیٹھے سیاستدان ہیں ان کے اپنے مسائل پورے ہوں گے تو وہ گلگت بلتستان، وانا اور ان لوگوں کو حقوق دیں گے۔ اب عمران خان کا ہی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہی سمجھتا ہے۔ یہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، when it comes to وانا، when it comes to جی بی، when it comes to گوادر، یہ اتنے انسینسٹیو ہیں، یہ سمجھتے ہیں ان کی تو حقوقی کیا ہے یار، یہ تو 4 MNA اپنے ساتھ میں لا لو، ان کی کیا ہے، ان کو تھوڑے سے فنڈ دے دو۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے یہ جو MNAs ہیں یہ عوام کے ٹرو ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ لیکن پاکستان میں جس طرح ڈیموکریسی ہوتی ہے، جس طرح کے مزاج ہیں، جس طرح کی چیزیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ دس از، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کیا اسے بولتے ہیں سال ہے 2023، یہ بڑا امپورٹنٹ ایئر ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس سال 2023 کو جو پاکستان کا دستور ہے، جو پاکستان کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو 50 سال ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ اگست 14 اگست 1973 کو جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ انفورس ہوا تھا، تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سابق سینیٹر ہیں، آئی تھنک ابھی بھی ہیں، رضا ربانی صاحب، پیپلز پارٹی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک جسے وہ کہہ لیں کہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے، کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس کانسٹیٹیوشن کو۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کس طرح کی کمیٹی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو تو اور بھی بہت ساری کمیٹی بنانی چاہیے جس میں یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 1971 میں کیا ہوا تھا، پاکستان کے اندر ہم کیوں جو ہے وہ ملک کے اندر مارشل لا لگا دیے جاتے ہیں۔ ضیاء الحق کے مارشل لا کے اوپر بھی کمیٹی بنانی چاہیے، کیونکہ یہ سارے واقعے پچھلے 50 سال میں ہوئے ہیں۔ اب جو مشرف ہے اس کے اوپر سینکڑوں کیسز تھے، ڈزنز آف کیسز تھے، لیکن آج تک وہ کسی جیل میں نہیں گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں مداخلت ہے اس پہ بھی ایک کمیٹی بننی چاہیے، جوڈیشری کی جو پولیٹیسائزیشن ہے اس پہ بھی کمیٹی بننی چاہیے۔ مطلب اگر ہم ان چیزوں کی کمیٹیاں بنانے لگ جائیں تو پتہ چلے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا جس طرح کھلواڑ کیا گیا ہے، اور یہ جو پروٹیسٹ بلوچستان، وانا اور جی بی میں ہو رہے ہیں، یہ بھی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ اس کانسٹیٹیوشن میں دے ہیو نتھنگ ٹو گیو اس اینی تھنگ، انہوں نے ہمیں کچھ وہ جسے کہتے ہیں نا دینا نہیں ہے اس کانسٹیٹیوشن نے۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو چیزیں ہیں کہ اگر آپ کمیٹیاں بناتے جائیں گے تو کمیٹیوں سے کوئی سلوشن، ساری بات ہے، نکلنے والا نہیں ہے۔ اور لیکن فار ایگزامپل جسے کہا جاتا ہے فال آف ڈھاکہ جو ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حمود الرحمان کمیشن کا کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی فوجی افسر کا محاسبہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنے سیاستدانوں کا محاسبہ کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ججز کا محاسبہ کر پاتے ہیں؟ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ اگر آپ اس کو آپ لوگوں سے سنیں جن کے پاس جو نظام کو تھوڑا سمجھتے ہیں، وہ تو یہ جسے کہتے ہیں نا موم کی طرح ہے، ادھر موڑ دو ادھر موڑ دو، یہ چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط ریاست بنائیں تو کانسٹیٹیوشن پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن تو بالکل ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کو، پولیٹیکل کلاس کو اپنے ڈفرینسز ختم کر کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا۔ اب عمران خان جیسے نہیں ہے کہ وہ ٹیبل پہ نہ بیٹھے اور باقیوں کو کہیں بھائی میں ٹیبل پہ نہیں بیٹھوں گا، مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ دس از ناٹ اے ورکیبل سولوشن فار دا کنٹری۔ دوسری طرف سب سے جو مجھے زیادہ تکلیف ہے ذاتی طور پہ، وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہے، وہ وانا کے لوگوں کی ہے، وہ بلوچستان کے لوگوں کی، کیونکہ ان کی آواز کوئی بھی نہیں ہے، میڈیا بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا، سیاستدان بھی نہیں بولتے، اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیز آر دا پیپل۔ مجھے بتائیں نا پنجاب کے اندر کب جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کوئی نکلا جلوس نکلا ہے؟ پنجاب جو ہے وہ کب ان چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ بیکاز پنجاب کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ پنجاب کہتا ہے جی ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اگر وہ ہمارے پاس تو یہاں پہ وہ فوج ہے، پولیس ہے پنجاب میں، کیونکہ دیر از اے کنسنٹریشن آف سیکورٹی فورسز ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہاں جی ہم
کرتے ہیں، پولیس آ جائے گی، فوج آ جائے گی تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، لیکن وانا میں تو اس طرح چیزیں نہیں ہیں، گلگت بلتستان میں تو نہیں ہے۔ آپ کبھی گلگت بلتستان اور کشمیری نوجوان کی کہانی سنیں کہ وہ کتنا زیادہ دکھ میں ہے، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ پرابلم کدھر ہے۔ So that is where the challenge is, that is where the crisis is, and this is where we should look things, because یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہ دیکھا تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمیں پاکستان کو یہ جو گوادر کے میں وانا میں اور جو جی بی کے پروٹیسٹ ہیں، میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے سیاستدانوں کو پریشرائز کر سکیں کہ ان لوگوں کو کیوں حقوق نہیں مل رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔